हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हुए हैं। तो चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। क्लियर? तो आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में इसके अहम तथ्यों को हम समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्लियर? अब देखते हैं इसके बारे में। पृथ्वी की बाह्य स्थलाकृतियाँ एवं उसकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। जो पृथ्वी की जो बाह्य स्थलाकृतियाँ हैं वो जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो भीतर का भाग है, यानी जिस पर हम रहते हैं भूपर्पटी पर, उसके नीचे का भाग से जो है उसका घनिष्ठ संबंध है। क्लियर? यद्यपि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन मुख्यतः भूगर्भ शास्त्र का विषय है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, वो भीतर का भाग है, वो जो है आपका भूगर्भ शास्त्र का विषय है। क्लियर? परंतु स्थलीय स्थलाकृतियों के विश्लेषण के लिए भूगोल में इसका अध्ययन किया जाता है। क्लियर? अब देखते हैं इसके तथ्यों के बारे में। आगे है आपकी जो आंतरिक संरचना है वो जो है मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्लियर? तो पहला आपका है अप्राकृतिक साधन, यानी आर्टिफिशियल सोर्स। ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया है, और पहला है आपका आर्टिफिशियल सोर्स, यानी अप्राकृतिक साधन। अब देखते हैं इसके बारे में। इसमें जो है अप्राकृतिक साधन में आपका पहला है घनत्व। घनत्व में आप पढ़ेंगे डेंसिटी। जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें जो अप्राकृतिक साधन आता है वो आपका पहला है घनत्व। अब घनत्व के बारे में अध्ययन करते हैं। अब यहाँ से आप इस लाइनों को ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 है। पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 प्रति घन सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि भूपर्पटी यानी क्रस्ट का जो है घनत्व लगभग 3.0 है। पूरी पृथ्वी का हम घनत्व लेंगे तो 5.5 है, और जब भूपर्पटी की बात आएगी तो आपका मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, जिस भूमि पर आप रहते हैं, उसका जो घनत्व है वो 3.0 है। क्लियर? और इससे स्पष्ट होता है कि आंतरिक भागों में घनत्व की अधिकता होगी। क्लियर? भूपर्पटी पर आपका जो घनत्व है 3.0 का है, लेकिन जब आंतरिक भाग पर अब हम जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जब आपका ऊपर का 3.0 हो तो भीतर का जो घनत्व हो वो जो है ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं ना आप? अब देखते हैं आगे है आपका कि जब घनत्व अधिक होगी तो घनत्व संबंधी विभिन्न प्रमाणों से यह पता चलता है कि पृथ्वी का क्रोड जो है उसका घनत्व सर्वाधिक होगा। तो आपके यहाँ से प्रश्न, सिर्फ एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो वो आपका सही जवाब था 5.5। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। आपको आगे बता दें, आगे है आपका अप्राकृतिक साधन में दूसरा है प्रेशर। प्रेशर में आपका जो दबाव है उसको देखते हैं हम। क्रोड के अधिक घनत्व के संबंध में चट्टानों के भार व दबाव का संदर्भ लिया जाता है। तो इसमें आपको कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। आपसे यहाँ पर केवल एक ही बात करेगा कि पृथ्वी पर दबाव बढ़ने से घनत्व में कमी आती है या जो है इसकी बढ़ोतरी होती है। तो सिर्फ आप इसका एक ही जवाब दीजिए कि जब पृथ्वी पर दबाव बढ़ेगा तो घनत्व जो है क्या होगा? बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर घनत्व, दबाव बढ़ने पर घनत्व बढ़ जाएगा। बस आप यहाँ से सिर्फ एक ही यही क्वेश्चन करेगा आपसे। क्लियर? और आगे है आपका, किंतु प्रत्येक चट्टान की अपनी एक सीमा होती है जिससे अधिक इसका घनत्व नहीं हो सकता, चाहे दबाव कितना ही अधिक क्यों ना कर दिया जाए। क्लियर? और आगे है आपका, तात्पर्य यह है कि आंतरिक भाग के चट्टान अधिक घनत्व वाले भारी वस्तुओं से बने हैं।
समझ में आ गई बात। जो आंतरिक भाग के चट्टान हैं वो अधिक घनत्व वाले भारी धातुओं से बने हैं, इसलिए जो इस पर जो घनत्व है, पृथ्वी का जो दबाव है, जब दबाव बढ़ता है तो घनत्व भी आपका बढ़ जाता है। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे। अब आगे है आपका अप्राकृतिक साधन में तीसरा है टेम्परेचर यानी तापमान, तापक्रम। क्लियर? अब इसके बारे में देखते हैं, टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर सामान्य रूप से प्रत्येक 32 सेंटीमीटर की गहराई में, सामान्य रूप से, क्लियर, 32 मीटर यदि आप नीचे की तरफ जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। और आपसे बता दें स्पष्टया कि जो आपका ये जो लाइन हमने बताया है, ये आपका प्रश्न आपके मॉडल पेपर में ये हमने इसको विजुलाइज किया, इसको हमने देखा, इसलिए हम आपको यहाँ पे इसको नोट पॉइंट करने के लिए बता रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक ना। तो सामान्य रूप से 32 मीटर की गहराई में यदि आप एंट्री लेंगे तो 1 सेंटीग्रेड की जो वृद्धि है वो बढ़ जाती है, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि में गिरावट आती है। बात ध्यान से एक एक लाइन पर आप समझते चलिएगा। परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में गिरावट आती है। समझ गए ना आप? अब आगे है आपका प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। अब तक आपने 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री का आपने अनुमान देखा कि मतलब बढ़ोतरी हो रही है। अब यहाँ पर 100 किलोमीटर, अब यहाँ किलोमीटर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 सेंटीग्रेड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रत्येक किलोमीटर पर, अब तक वहाँ पे 32 मीटर पर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी हो रही थी। अब यहाँ पर प्रत्येक किलोमीटर पर आपकी 12 सेंटीग्रेड की वृद्धि हो रही है। क्लियर? उसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री एवं उसके पश्चात प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड की जो है वृद्धि होती है। क्लियर? अब आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। आगे है आपका पृथ्वी की उत्पत्ति में संबंधित सिद्धांतों के साध्य, ठीक है, प्रोबेबल थ्योरीज कंसर्निंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। क्लियर? यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के जो साध्य हैं, सिद्धांत पर जो आधारित उत्पत्ति है, वो जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब तक ने आपने जो है अप्राकृतिक साधनों में प्रेशर, घनत्व के बारे में आपने समझा। अब देखते हैं जो सिद्धांत हैं पृथ्वी की उत्पत्ति में, उसको समझते हैं। अब देखते हैं इसके तथ्यों के बारे में। अब आपको यहाँ पे बता दें कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांत में 3 प्रमुख वैज्ञानिकों ने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। पहले इस लाइनों को हम देख लें। ग्रहाणु परिकल्पना, जहाँ पर पृथ्वी के अंतरतम क्रोड को ठोस माना गया। ग्रहाणु परिकल्पना के अंतर्गत पृथ्वी को जो है आंतरिक भाग को जो क्रोड है उसको ठोस माना गया। वहीं पर ज्वारीय परिकल्पना एवं वायव्य निहारिका परिकल्पना में पृथ्वी के अंतरतम को तरल माना गया। ध्यान दीजिएगा, लाइन ये जो है आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपसे ग्रहाणु परिकल्पना पूछेगा प्रश्न में, तो उसका जो है अंतरतम जो भाग है वो कैसा होगा? ठोस होगा। और वहीं पर जो दूसरा सिद्धांत है ज्वारीय परिकल्पना या वायव्य निहारिका परिकल्पना में पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्या माना गया? तो तरल माना गया। हाँ, तरल माना गया। क्लियर? और आगे है, इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में 2 ही संभावना बनती हैं। पहला है आपका ठोस, दूसरा तरल। लेकिन एक और इसमें बनती है जो कि इसमें हमने लिखा नहीं है, दर्शाया नहीं है, उसको हम आपको बता दें। क्लियर? तो पहले आप देख लीजिए, इसमें एक आपकी ठोस बनी, दूसरी तरल बनी और तीसरी आपकी कौन बनी? तो गैस बनेगी। क्लियर? तो
अब इसके बारे में हम आपको कुछ और बता दें, अलग से नोट कर लीजिएगा। आपकी एक वैज्ञानिक थे पहले, टी.सी. चैम्बरलिन, इसको आप लिख लीजिएगा, टी.सी. चैम्बरलिन। इन्होंने क्या बताया कि जो पृथ्वी का भाग ठोस है उसके बारे में इन्होंने बताया कि जो आंतरिक भाग है वो क्या है, ठोस है। जो कि चैम्बरलिन महोदय ने पृथ्वी की जो आंतरिक भाग की संरचना जब इन्होंने अध्ययन किया तो जो टी.सी. चैम्बरलिन ने, इन महोदय ने बताया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है ठोस है। ये पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट है, आपको बता दें, जेम्स जीन, दूसरा पॉइंट है आपका, इसको लिखते चलिएगा, जेम्स जीन महोदय ने क्या कहा, इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो क्या है, द्रव अवस्था में है। क्लियर, द्रव अवस्था में यानी तरल अवस्था में। अभी हमने आपसे दो बातें बताई, एक ग्रहाणु परिकल्पना के आधार पर जो भाग आंतरिक है वो आपका ठोस है, और जो वायव्य निहारिका परिकल्पना के आधार पर है वो भाग आपका क्या है, तरल है यानी द्रव के रूप में है। तो अभी आपसे हमने बताया कि पहले वैज्ञानिक जो थे टी.सी. चैम्बरलिन, उन्होंने आंतरिक भाग को ठोस बताया था ग्रहाणु परिकल्पना के आधार पर, और जो जेम्स जीन महोदय थे उन्होंने क्या कहा कि जो है आपका आंतरिक भाग जो है वो तरल है, द्रव के रूप में है। और तीसरे वैज्ञानिक ने क्या जवाब दिया, इन्होंने बताया कि तीसरा वैज्ञानिक था, नाम था उनका लापलास। इन्होंने क्या कहा कि जो आंतरिक भाग है वो कैसा है, वो गैसीय अवस्था में है, वो आपका गैसीय अवस्था में है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तीन लोगों को हमने आपके सामने, तीन वैज्ञानिकों के बारे में आपसे हमने बताया। टी.सी. चैम्बरलिन महोदय आंतरिक भाग को ठोस बताया, जेम्स जीन महोदय ने द्रव अवस्था में बताया आंतरिक भाग को, और लाप्लास महोदय ने क्या कहा कि आंतरिक भाग आपका गैसीय अवस्था में है। तो ये तीनों लाइन आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर। अब आपको आगे बता दें, आगे है आपका, अब तीसरा फैक्ट है प्राकृतिक साधन यानी नेचुरल रिसोर्स। अब इसके बारे में देखते हैं। क्लियर। अब तक आपने प्राकृतिक साधन पढ़ा, और उसके बाद आपने पढ़ा पृथ्वी की उत्पत्ति में संबंधित सिद्धांत पढ़ा। अब तीसरा आपका फैक्ट है प्राकृतिक साधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसके बारे में, इसके अंतर्गत पहला फैक्ट है ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनिक एक्शन। अब देखते हैं इसके बारे में। इसका तथ्य है कि ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला तत्व व तरल मैग्मा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई में कहीं न कहीं ऐसी परत अवश्य है जो तरल या अर्ध तरल अवस्था में है। यद्यपि ज्वालामुखी के उद्गार से भी पृथ्वी के आंतरिक बनावट के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती। बात आप समझ गए होंगे। क्लियर। यहाँ पर यही कहा गया कि जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उसमें से जो आपकी तरल मैग्मा, राख, धुआं या फिर कोई अन्य पदार्थ जो निकलता है उसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई में आपके कहीं न कहीं कुछ ऐसे भाग हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जो तरल या अर्ध तरल अवस्था में होते हैं। यद्यपि ज्वालामुखी के उद्गार में पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल पाई कि वो जो है पूरे तरल में है या अर्ध तरल में है। ठीक ना। अब देखते हैं आगे, क्योंकि अर्ध तरल और तरल जो बात यहाँ पे की जा रही है, जो उसमें आपके पदार्थ निकलते हैं, सोने, चांदी और भी जो चीज़ें होती हैं वो कभी कभी वो जो है अर्ध तरल मात्रा में निकल जाते हैं, और जो आपकी जो तरल मात्रा में निकलते रहते हैं, जिसमें आपका मैग्मा है, वो जो है आपके तरल मात्रा में हमेशा उद्गार होता रहता है, वो निकलता रहता है। तो वो जो है इस नाते दोनों चीज़ों पे जो है वो निश्चित आधार नहीं बताया गया। क्लियर। इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई।
इसलिए इसमें कहा गया कि इससे संबंधित कोई निश्चित जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। क्लियर। अब आगे है आपका भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। ठीक ना, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य में आपका क्या है, तो एविडेंस ऑफ सिस्मोलॉजी। अब इसके बाद आधार पर हम देखते हैं जो है आपके प्राकृतिक साधन। अब प्राकृतिक साधन में ये आपके दो हैं, ज्वालामुखी और दूसरा भूकंप। इसमें क्या कहा गया है, इसमें भूकंपीय लहरों का जो सिस्मोग्राफ यंत्र है, सिस्मोग्राफ यंत्र है, इसके माध्यम से अंकन कर अध्ययन किया जाता है। यह ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो पाती है। सिस्मोग्राफ के माध्यम से जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो है अंकन किया जाता है, और यह एक प्रत्यक्ष साधन है जिससे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पर्याप्त जानकारी, पर्याप्त डेटा जो है प्राप्त कर पाते हैं। ठीक ना, तो ये आपके प्राकृतिक साधन के रूप में हो गया। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, आगे है आपका पृथ्वी की रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतें। अब इसको देख लीजिए आप, इसमें क्या कहा गया, इसमें हम आपको सियाल, सीमा और नीफे के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ आप जान रहे होंगे, तो फिर भी अभी हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें आपका एक भाग है IUGG यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ज्योग्राफी एंड ग्राफिक्स। क्लियर। तो अब देखते हैं जो IUGG है इसके बारे में ये क्या अपना प्रस्ताव रखता है। IUGG के शोध के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहद मंडलों में बांटा गया है जो अग्रलिखित हैं। अब उसको हम आपको बता रहे हैं। अब देखते हैं आगे, पहला है आपका भूपर्पटी। भूपर्पटी यानी क्रस्ट। अब इसको देखते हैं हम भूपर्पटी के बारे में। अब देखते हैं, अभी हमने IUGG के बारे में इसका फुल नेम आपसे बताया। अब देखते हैं IUGG क्या कहता है। तो IUGG में पहला भाग IUGG ने दिया था भूपर्पटी यानी क्रस्ट। तो हम उसके बारे में देखते हैं। IUGG ने इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर मानी है। जो क्रस्ट की ऊंचाई है वो मोटाई, माफ़ कीजिएगा, मोटाई वो जो है आपकी 30 किलोमीटर की मानी गई है IUGG के अनुसार। यद्यपि अन्य स्रोतों के अनुसार क्रस्ट की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर बताई गई है। IUGG ने जो है क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर माना, जो कि अन्य जो स्रोत हैं, अन्य जो शोधकर्ता थे उनके अनुसार क्रस्ट की मोटाई 100 किलोमीटर बताया गया। क्लियर। और आगे है आपका IUGG के अनुसार क्रस्ट के ऊपरी भाग में जो पी तरंगें होती हैं, पी तरंग यानी यहाँ पे लिखा है पी लहर की गति, या तरंग कहें या लहर कहें, बात एक ही है। तो पी तरंग की जो गति है वो 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड ऊपरी भाग में और निचले भाग में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। जो प्राथमिक तरंगें होती हैं उनके बारे में यहाँ पे आपसे चर्चा किया गया है। ठीक ना। अब देखते हैं आगे, आगे है आपका ऊपरी क्रस्ट का जो घनत्व है। ऊपरी क्रस्ट का जो घनत्व माना गया है वो है आपका 2.8 और निचले क्रस्ट का जो घनत्व है वो आपका 3.0 है। क्लियर। और आपको आगे बता दें, घनत्व में यह अंतर दबाव का कारण माना जाता है। इसको हमने आपसे ऊपर चर्चा की थी शुरू में ही। फिर से आप वीडियो को पॉज करके पीछे आप पुनः जाइए, वहाँ पर फिर से इसको पढ़ देखिएगा। ठीक ना। अब देखते हैं आगे, ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी यह असंबद्धता जो कि कोनराड असंबद्धता कहलाती है। ये जो कोनराड असंबद्धता है, ये कोनराड एक जो है शोधकर्ता थे, उनके नाम से यह बनाया गया कोनराड असंबद्धता। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच संबंध, यह असंबद्धता कोनराड असंबद्धता कहलाती है। और क्रस्ट का निर्माण यानी भूपर्पटी का निर्माण जो है मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम के माध्यम से हुआ था। अतः इस परत को क्या कहा गया,
तो सियाल कहा गया। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं और यही जो आंतरिक भाग है यही चीज़ हम आपको यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि कौन रॉड असंबद्धता किससे संबंधित है, तो आपका क्रस्ट से संबंधित है, यानी भूपर्पटी से है। भूपर्पटी में जो कोन रॉड असंबद्धता पाई गई है वो आपके जो है क्रस्ट में यानी भूपर्पटी में पाई गई है। इसलिए इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और जो पहली परत है आपकी, उस परत का नाम क्या है, तो सियाल है, जो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। क्लियर। अब आगे है आपका, आगे है मेंटल। मेंटल के बारे में हम देखते हैं। मेंटल दूसरा सेकंड है आपका, दूसरा स्टेप है, इसको देखते हैं हम। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि होती है। भूकंप की जो लहर हैं, तरंग हैं, उनमें जो है अचानक वृद्धि होती है और यह बढ़कर 7.9 से 8.1 हो जाते हैं। अभी आपने वहाँ पर क्या पढ़ा, तो इसकी स्पीड जो है 6 होती है। क्लियर, 6 जो है स्पीड होती है इसकी, ध्यान दीजिएगा आप। तो हमने आपसे बताया कि जो आपकी क्रस्ट में जो आपकी तरंगें चलती हैं उसमें आपका ऊपरी भाग में 6.1 जो प्राथमिक तरंग है उसकी स्पीड 6.1 है किलोमीटर, और जो निचली परत है उसमें 6.9 है। तो यहाँ पर अब क्या है कि अब इसमें जो है इसकी वृद्धि जो है इसमें ज़्यादा हो जाती है, तो भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है और यह बढ़कर 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इससे निचले क्रस्ट व ऊपरी मेंटल की मध्य एक असंबद्धता का निर्माण हो जाता है और जो चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है। यानी जो निचला क्रस्ट है और ऊपरा मेंटल है, ऊपरी भाग का जो मेंटल है उसमें एक असंबद्धता आ जाती है जो चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब इन दोनों परतों में जो क्या है इसमें कुछ उथल पुथल होती है, तो यही यहाँ कहा गया कि घनत्व में इसके परिवर्तन को बताता है और इसमें जो है असंबद्धता का निर्माण हो जाता है। क्लियर। आगे है आपका, इस असंबद्धता की खोज 1909 में रूसी वैज्ञानिक ए मोहोरोविकिक ने की थी। क्लियर। अतः इसे मोहो असंबद्धता कहा गया। अब आपसे यहाँ पर प्रश्न करेगा कि पूछेगा कि आपके निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल में जो असंबद्धता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो सीधा सीधा आप जवाब दीजिएगा मोहोरोविकिक असंबद्धता। लेकिन जो वैज्ञानिक थे इन्होंने अपने तो आगे के 2 अक्षरों को जोड़कर केवल इन्होंने यह बता दिया कि मोहो असंबद्धता पाई जाती है जो पृथ्वी के क्रस्ट का जो निचला परत है और मेंटल का ऊपरा परत, उसमें जो ऊपरी परत उसमें जो है मोहो असंबद्धता पाई जाती है। क्लियर। और मोहो असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का जो है विस्तार है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपने क्रस्ट का जो है मोटाई आपने पढ़ा 30 किलोमीटर और अन्य स्रोतों में आपका 100 किलोमीटर था, लेकिन अब 30 के नीचे जो आते हैं आप मेंटल की तरफ, उसमें क्या है आपकी गहराई जो है वो 2900 किलोमीटर की हो जाती है। क्लियर। वो मोह असंबद्धता से लगभग जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार माना गया। इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% द्रव्यमान यानी मास का लगभग जो है 68% है। आयतन लगभग जो है आपका 83 है और द्रव्यमान आपका कितना है, तो 68% है। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम, आगे आपका क्या है, मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम के मिलने से हुआ। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से मिलने से हुआ, अतः इस परत को क्या कहा गया, तो सीमा कहा गया। आगे का 2 वर्ड यानी
सिलिका और पीछे का 2 वर्ड मैग्नीशियम। क्लियर। और आगे है आपका मेंटल को IUGG ने भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर पुनः 3 भागों में बांटा। पहला है आपका मोहो असंबद्धता जो कि 200 किलोमीटर तक है, और जो तीसरा है 200 से 700 किलोमीटर तक है, और तीसरा आपका 700 से 2900 किलोमीटर तक है। क्लियर। ये जो है IUGG ने जो है बताया था। क्लियर। और आगे है आपका ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति जो है मंद पड़ जाती है तथा यह 708 किलोमीटर प्रति सेकंड में चलती है। अतः इस भाग को निम्न गति मंडल कहा जाता है, जोन ऑफ लो वोलेटिलिटी। क्लियर। और आगे है आपका ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच घनत्व संबंधी असंबद्धता क्या कहलाती है? रेप्टी असंबद्धता कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, अभी जो है आपने ऊपरी जो है मेंटल और जो निचला क्रस्ट था उसका जो मोहो असंबद्धता थी, और यहाँ पर जो मेंटल का जो असंबद्धता पाई गई वो जो है रेप्टी असंबद्धता पाई गई। इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा कि आपके मेंटल में पूछेगा कि मेंटल में कौन सी असंबद्धता है, तो आपका रेप्टी असंबद्धता है। क्लियर। और अब चलते हैं आगे। आगे है आपका क्रोड के बारे में अध्ययन करते हैं, जो आपका सबसे निचला भाग है, पृथ्वी का सबसे निचला भाग। इसमें देखते हैं निचले मेंटल के आधार पर पी तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन आता है तथा यह बढ़कर 13.6 प्रति सेकंड हो जाती है। आपने कृष्ण में देखा था 6.1 से 6.9, और आपका जो मेंटल था, मेंटल में आपका 7 से ऊपर और 7.8 तक था जो है। क्लियर। और यहाँ पर जो है आपका क्रोड में ये जो पी तरंगे हैं आपकी वो 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की हो जाती हैं, और यह चट्टानों के घनत्व में एकाएक परिवर्तन को दर्शाता है। जब इतना तेज से ये चलेगी तो चट्टान में अचानक परिवर्तन तो होगा ही। तो जो है अब आगे देखते हैं, जिससे जो है एक प्रकार की और असंबद्धता उत्पन्न हो जाती है। इसे जो है गुटेनबर्ग वीसार्ट असंबद्धता कहते हैं। गुटेनबर्ग वीसार्ट असंबद्धता कहते हैं। क्लियर। जो कि गुटेनबर्ग असंबद्धता को लेकर 6.371 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को क्रोड कहा जाता है। अब आपने वहाँ पर 2900 पढ़ा था। 2900 की जब नीचे जब आप आएंगे तो 2900 के नीचे का जो भाग है आपका वो क्रोड कहलाता है। अब क्रोड में 2 भाग हैं आपके, पहला एक है ऊपरी भाग और दूसरा नीचे आंतरिक क्रोड। एक आपका ऊपरी क्रोड और दूसरा आंतरिक क्रोड। अब उसमें जो है आपका 2900 से 51 तक आएंगे तो वो आपका मध्य भाग है। मध्य भाग मतलब ऊपरी का भाग, ऊपरी क्रोड। उसमें जो है आप 5100 तक जो है आप आएंगे तो वो आपका ऊपरी क्रोड है, और जो निचला क्रोड है 5100 से जो है आपका 6371 वो जो आपका आंतरिक क्रोड है। क्लियर। इसको 2 भागों में हम बांटकर देखते हैं। अभी हम आपसे बताए 2900 से 5150, तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा, कहीं कहीं आपको 5100 लिखा रहता है और यहाँ पर 5150 है, इससे आप परेशान बिल्कुल ना होइएगा। क्लियर। और आगे है आपका 5100 से 50 से लेकर 6371 किलोमीटर। क्लियर। 371 हो चाहे 370 हो, परेशान ना होइएगा। क्लियर। और इन्हें क्रमशः बाह्यतम अंतरतम और आंतरिक अंतरतम क्रोड कहते हैं, यानी ऊपर का और दूसरा नीचे का क्रोड जो है आपका आंतरतम और बाह्य अंतरतम। ये जो है आपके 2 क्रोड हो गए, जिनकी लंबाई ऊंचाई जो है आपकी मीटर में किलोमीटर में 2900 से 5150 है, और दूसरी आपका 5150 से
6371 किलोमीटर है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, इनके बीच में पाई जाने वाली घनत्व संबंधी असंबद्धता लेहमैन असंबद्धता कहलाती है। तो जो असंबद्धता हमने आपसे चर्चा की, इसके ऊपर जो हमने बताया मेंटल में, उसमें रेप्टी असंबद्धता पाई जाती है। समझ रहे हैं आप ना। तो ये जो असंबद्धता हमने आपसे चर्चा की, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे है आपका क्रोड में सबसे ऊपरी भाग में जो घनत्व होता है वो 10 का होता है और अंदर जाने पे 12 से 13 तथा सबसे आंतरिक भाग में 13.6 हो जाता है। जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। ऊपरी भाग में जो है घनत्व 10 होगा और नीचे उसके अंदर और जाएंगे तो 12 से 13, और जो सबसे आखिरी का भाग है उसमें 13.6 हो जाता है। क्लियर। अब देखते हैं आगे। अभी हमने आपसे जो चर्चा की है उसको आप यहाँ पे फिगर में आप देख लीजिए। यहाँ पे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, अब आपसे हमने पहले चर्चा की थी जो है आपकी क्रस्ट की, ये आपकी क्रस्ट है जो 0 से 30 है। यहाँ पर 100 हमने यहाँ पर 100 नहीं दर्शाया गया है क्योंकि वो अन्य वैज्ञानिक मानते हैं। लेकिन जो आपसे हमने चर्चा की थी, जो क्या नाम है उनका, टीसी चैम्बरलिन के बारे में आपसे बताया था, उनके हिसाब से और जो उनके सहयोगी थे उन लोगों ने जो है इसको 30 तक ही माना था, जो क्रस्ट का भाग था। यानी कोनरॉड असंबद्धता, कोनरॉड असंबद्धता जो कि क्रस्ट में पाई जाती है और उसकी जो है घनत्व डेंसिटी जो है आपकी 2.9 या 3.3 है। क्लियर। और उसके बाद ऊपरी मेंटल, ध्यान दीजिएगा आप। अब यहाँ पर आपसे हमने एक बात और की थी, 30 से जो है 200 तक जो है आपका मोहोरोबिक असंबद्धता पाई गई। यानी जो क्रस्ट का ऊपरी परत है और मेंटल का, माफ़ कीजिएगा, मेंटल का जो ऊपरी परत है और क्रस्ट का जो निचला परत है उसमें कौन सी असंबद्धता पाई गई, तो उसमें मोहोरोबिक असंबद्धता पाई गई, यानी मोहो असंबद्धता। और क्रस्ट में आपकी कोनरॉड असंबद्धता, और इसकी जो दूरी बताएगी वो 200 तक थी। क्लियर। और आपको बता दें, अब मेंटल में हम आते हैं, क्रस्ट को छोड़ के। तो मेंटल में आपकी जो है एक ऊपरी मेंटल और जो निचली मेंटल थी उसकी जो दूरी थी वो 700 तक मापी गई। उसमें आपका ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए, वो आप वीडियो में हमने आपसे बताया था, तो वहाँ पर आप उसको ध्यान से एक बार फिर से पढ़िएगा। तो अब देखते हैं आगे। अब देखिए निचली मेंटल में जो है आपकी कौन सी असंबद्धता है, तो रेप्टी असंबद्धता है, रेप्टी असंबद्धता है। क्लियर। और आगे है आपका, अब 700 से जब हम नीचे आएंगे, निचली मेंटल से जब नीचे की तरफ हम आएंगे, यानी आपका जो मोहो असंबद्धता थी, यानी ऊपरी मेंटल और आपका जो निचला मेंटल का आखिरी सतह है, यानी जब उसके नीचे जाएंगे तो बाह्य क्रोड आएगा, बाह्य क्रोड आएगा। तो जो है उसके ऊपर और आपका निचला मेंटल और ऊपरी मेंटल, इनको जो है पूरा जो है इनके भाग को हम जो है गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। आपने क्रस्ट में पढ़ा, आपने कोनरॉड असंबद्धता, और जो आपका निचला क्रस्ट था और ऊपरा मेंटल उसमें मोहो असंबद्धता थी, और आपका पूरा मेंटल ऊपरी का और निचली मेंटल उसको जो है गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई गई उसमें। और उसमें घनत्व तो क्या था, 5.5 से 10 तक था, और इसकी जो है न्यूनतम किलोमीटर में जो है आपकी जो वो है आपकी 2900 किलोमीटर तक। अब 2900 से नीचे जब हम जाएंगे तो आपका क्या है, तो बाह्य क्रोड है, बाह्य क्रोड है। और उस क्रोड में आपका जो है आपको बता दें 2900 से लेकर 5100 तक, यानी ये बाह्य क्रोड है। और इसमें जो है आपका आपको बता दें जो 1203 इसकी जो घनत्व है,
और घनत्व के साथ साथ जब निचले परत में हम जाते हैं यानी आंतरिक क्रोड में, वहीं पर जो है आपका 13.6 और आपके 5100 से 6370 तक। तो ये जो है पृथ्वी के निचले भाग की जो किलोमीटर लंबाई है, मतलब आप भूपर्पटी पर रहते हैं, भूपर्पटी से एकदम लास्ट नीचे की भाग, इसको आप अपने सामान्य भाषा में कहते हैं पाताल लोक। स्वर्गलोक आपका ऊपर है और पाताल लोक आपका नीचे है, तो वही यहाँ पे कहा गया। तो ये हमारे आपकी कल्पनाएं हैं, मानते हैं, लेकिन आपके जो पुराणों की बात है वो तो बात यहाँ पे लागू नहीं होती, लेकिन हम मान लेते हैं आपकी पाताल लोक आपका नीचे। तो वही मान लीजिए, एक बार सपोज कर लीजिए, तो आपकी जो निचला भाग है वो 6370 है, मतलब नीचे का जो आंतरिक क्रोड है उसमें आपकी असंबद्धता कौन सी है, तो लेहमैन असंबद्धता है। क्लियर? तो ये आपको हमने बहुत ही आसान शब्दों में आपसे हमने यहाँ पर चर्चा की पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में। और देखते हैं आगे है कुछ और फैक्ट, इसको देख लीजिए हम। इस प्रकार क्रोड का घनत्व मेंटल के घनत्व के 2 गुणों से भी अधिक होता है। मेंटल का जो घनत्व है उससे जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मेंटल में आपका 5 के आसपास, 7 के आसपास पड़ा था, लेकिन यहाँ पे आपका 13 था क्रोड में। और बाह्यतम अंतरतम में जो है यस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती। आंतरिक अंतरतम में जहाँ घनत्व सर्वाधिक होगा, तुलनात्मक दृष्टि से अधिक तरल होने के कारण पी तरंगों की गति जो है 11.323 किलोमीटर प्रति सेकंड रह जाती हैं। क्लियर? और आगे है आपका, यद्यपि अत्यधिक तापमान के कारण क्रोड को पिघली हुई अवस्था में रहना चाहिए, किंतु अधिक दबाव के कारण यह अर्ध तरल या प्लास्टिक अवस्था में रहता है। क्रोड का आयतन पूरी पृथ्वी का मात्र 16% है, परंतु द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कुल कितना प्रतिशत है, तो 32% है। क्लियर? और आगे है आपका, क्रोड के आंतरिक भागों में यद्यपि सिलिकॉन की कुछ मात्रा रहती है, परंतु इसका निर्माण मुख्य रूप से निकिल और लोहा से हुआ है। अतः इस परत को क्या कहते हैं, नीफे। NI का मतलब आपका निकिल और Fe का मतलब फेरस यानी लोहा। तो ये जो है आपके समक्ष हमने सभी परतों के बारे में आपसे चर्चा की है, प्राकृतिक रूप से, अप्राकृतिक रूप से, और आपकी जो विभिन्न परतें हैं उसके बारे में आपसे हम चर्चा किए। तो साथियों, बड़ी मेहनत से PDF को तैयार करते हैं, आपके समक्ष लाते हैं, तो अपना एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें भी खुशी का आभास हो और आपको भी अच्छा लगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले भाग में, आपसे हम चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।